हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैंने इसके पहले 3 वीडियोस डाल रखी है। ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ ये आपके टेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए तथा इसके साथ साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं इसके लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, मैंने जल प्रदूषण के बारे में आपसे चर्चा कर ली थी। जल प्रदूषण के बाद मैंने आपको कहा था प्रदूषण जो जो इम्पोर्टेंट है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे देखो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं तो सबको पता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण जिसको मृदा प्रदूषण कहते हैं, और चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो आज हम सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको जल प्रदूषण को अच्छे से पढ़ा दिया था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण। देखो दोस्तों, जो ध्वनि की आवृत्ति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? जो ध्वनि की आवृत्ति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्लियर? और पूछा जाता है ध्वनि की, ये तो आवृत्ति हो गई। एक पूछा जाता है तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों वो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापा जाता है। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा आप एक बार मेरे नोट्स पलट के देख लोगे, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। आगे देखते हैं। भारत सरकार के अनुसार, ध्यान से देखना, भारत सरकार के अनुसार 60 डेसिबल अधिक ध्वनि प्रदूषण है। कितना कहा गया है भारत सरकार के अनुसार? जो 60 डेसिबल होता है वो अधिक ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है? लेकिन 90 डेसिबल, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि से चिड़चिड़ापन, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों 60 तक तो ठीक है, लेकिन 90 से अगर प्लस होता है, 90 डेसिबल से अधिक होता है, देखो बार बार डेसिबल आ रहा है, डेसिबल का मतलब जानते हैं? तीव्रता। अगर 90 डेसिबल से अधिक होगा तो आपके मन में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपको एक न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए एक वृक्ष लगाया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा अशोक का वृक्ष, अशोक, उसको सीता अशोक के भी नाम से कहीं कहीं पर जाना जाता है। ये शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। क्या किया जाता है? सीता अशोक का वृक्ष लगाया जाता है। क्लियर? ये क्या करता है, जो ध्वनि प्रदूषण निकलती है वो उसको अवशोषित कर लेता है। देखो यहाँ पे लिखा सोख लेता है, ये आकर्षित नहीं होगा, ये होगा अवशोषित कर लेता है। अशोक क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्लियर? और इसे ही ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर से आप क्या समझते हैं? ग्रीन मफलर। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको कहोगे ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है। शहरों में, ध्यान से सुनना, शहरों में ध्वनि प्रदूषण को सोखने के लिए या ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए जो सीता अशोक का वृक्ष लगाया जाता है उसी को ही हम ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। ये आपके यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चिंता मत करना दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा। एक बार यहाँ पे मैं आपको, इतना स्पेस मैंने इसलिए लिया है, मैं आपको ग्रीन मफलर आपको यहाँ पर अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ग्रीन मफलर लिखा हुआ इससे क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन मफलर से आप क्या समझते हैं, तो आपको याद होना चाहिए शहरों में क्या किया जाता है? सीता अशोक का वृक्ष लगाया जाता है। सीता अशोक, आपने देखा होगा अशोक के पेड़, सीता अशोक के वृक्ष लगाया जाता है। ये क्या करता है? ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनि, ये ध्वनि को क्या करता है? ये अशोक का वृक्ष इसको अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है।
इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इस पूरी प्रोसेसिंग को ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रीन मफलर से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नोट अलग से लिख रखा है जो पूछा जाता है, वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, वायु प्रदूषण के लिए रॉकेट इंजन, जेट प्लेन। आपने देखा होगा आसमान में जो जहाज़ें उड़ाई जाती हैं, जहाज़ें उड़ती हैं, तो उसमें का जो रॉकेट इंजन होता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। और वायु प्रदूषण के लिए प्राकृतिक कारण, ये तो मानव जनित कारण हो गया। दो होते हैं, एक होता है मानव जनित और एक होता है प्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण आपका क्या हो गया? ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों रहा आपका ध्वनि प्रदूषण। अब आपके हम आगे बताते हैं भूमि प्रदूषण के बारे में, जो क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 से लेकर के 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति आई थी। देखो क्या लिखा मैंने, भारत में हरित क्रांति के बाद रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। देखो दोस्तों, एक होती है जैविक खेती, एक होती है रासायनिक खेती। जो जैविक खेती होती है वो तो हमारे लिए सही होती है, लेकिन जो रासायनिक खेती होती है उससे क्या होता है, तरह तरह के केमिकल्स हमारे बॉडीज़ के अंदर जाते हैं, तरह तरह के रसायन हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करते हैं, जो इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है। तो रासायनिक खेती हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन आजकल हर कोई खेती का एक सॉल्ट ट्रिक अपनाना चाहता है। सॉल्ट ट्रिक कैसे अपनाना चाहता है? वो चाहता है कि कम मेहनत करें, अच्छी फसल हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, रासायनिक खेती से लगातार मनुष्यों के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हुई चली जा रही हैं। और आज ही नहीं, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, इनके अंदर इनकी जो लाइफ टाइम पीरियड होगा, जो इनका टाइम पीरियड्स होगा, आज के आदमी तो अभी भी 80 90 70 साल जी जा रहे हैं, वो 50 साल से अबव या 55 साल से अबव नहीं जिएंगे, क्योंकि उनका खान पान जो होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, पूरे तरीके से केमिकली होगा। और अगर केमिकल फूड हम यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति आई थी 1966 और 1967 के बीच आई थी। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। इससे क्या होने लगा, भूमि के अंदर एक पाया जाता है ह्यूमस, ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या हुआ, लगातार अब घटता हुआ या कम होता हुआ चला गया। अगर जिस भूमि से ह्यूमस की मात्रा खत्म हो जाएगी, वो भूमि पूरे तरीके से बंजर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं उसका उपजाऊपन पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमस ही होता है जो हमारे फसल जिसमें हमारे फसल को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, और क्या देखा गया है, वृक्षों की कटाई, भूमि प्रदूषण हम पढ़ रहे हैं। वृक्षों की कटाई, खुले में पशुओं को चराना, झूम खेती करना भूमि प्रदूषण के लिए भी बहुत ज़्यादा भूमि प्रदूषण का कारण हो सकता है। कैसे? हम लोग झूम खेती करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, कुछ दिन तक खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। खुले में पशुओं को चराते हैं, वो क्या करते हैं, उसके पैर जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर खुर हो, जानते होंगे आप लोग। भैंसों का खुर जो होता है उसमें मिट्टी, मतलब ऊपर की मिट्टी को पूरे तरीके से क्या करता है, अपने पैर में लगा लेता है। वृक्षों की कटाई लगातार करते चले जा रहे हैं, जिससे भूमि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। आगे देखते हैं, भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक जो समस्या है वो एक जगह है चंबल। चंबल का एक क्षेत्र है जिसको हम जानते हैं बीहड़। चंबल के बीहड़ में चंबल के बीहड़ में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या होती है। और मृदा अपरदन को किसानों की रेंगती हुई मृत्यु, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, किसानों की रेंगती हुई, मैं लिख दे रहा हूँ, रेंगती हुई मृत्यु या किसानों की मौत, या किसानों की मौत किसे कहा जाता है, किसानों की मौत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मृदा अपरदन को कहा जाता है।
किसको कहा जाता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या है? जो मिट्टी होती है वो अपने जगह से दूसरी जगह पे खिसक जाती है या बह जाती है। ये हम कह सकते हैं मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको जानते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहले आप देखते होंगे, खेत देखते होंगे, खेत ऐसे होता है, तो ये चारों तरफ जो होती है इसको हम लोग कहते हैं मेड़। क्या कहते हैं? मेड़। इसको कहते हैं मेड़। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने खेत के मेड़बंदी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, और जैव उर्वरक एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब जो जैविक उर्वरक होते हैं और कार्बनिक खाद होती हैं उसको हमें प्रोत्साहित देना चाहिए। रासायनिक खादों का कम प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से देखना, अगला जो है, सिक्किम राज्य को भारत का पहला जैविक राज्य का दर्जा दिया गया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पहला भारत का पहला राज्य है जिसे जैविक राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसको आपको लिख देना है, सिक्किम राज्य को भारत का पहला जैविक राज्य का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सबों के लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट होगा। अगर नहीं भी होगा मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, उसको आप उठा करके पढ़ेंगे, उससे देखेंगे तो आपका जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं जो अगला टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, प्रदूषण को दूर करने के उपाय, कि प्रदूषण को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु, जल, धूल, जिसको हम मृदा कहते हैं, और ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए बोगेनवेलिया नामक एक वृक्ष होता है उसको लगाना चाहिए। जल प्रदूषण को जलकुंभी, धूल प्रदूषण को सहजन या नीम, और ध्वनि प्रदूषण को सीता या अशोक का वृक्ष लगाना चाहिए। ये सब क्या करते हैं दोस्तों? ये लोग यहाँ ये सारे वृक्ष क्या करते हैं? इन सारी चीज़ों को सोखते हैं। सोखने का मतलब होता है अवशोषित करते हैं। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो लाइकेन नाम का एक पौधा होता है। वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, लाइकेन नाम का पौधा होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रदूषण का सूचक है। जैसे ही SO2 बढ़ता हुआ जाता है वैसे ही ये सूचना प्रदान कर देता है। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा प्रदूषण। आगे जो मैं आपको टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ उसका नाम होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख रहे होंगे, जैव विविधता। जैव विविधता आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर हम कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हॉटस्पॉट हैं, कितने प्रकार के हमारे यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में भी बात करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आपको अब कंटिन्यू पढ़ना है तो आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो को यार एक बार ज़रूर लाइक किया करो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें देखने के बाद 8 10 12 लाइक दिखते हैं और जो व्यूअर्स होते हैं हमें 50 60 80 व्यूअर्स तक दिखाई देते हैं, लेकिन लाइक उसमें हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो जो सबसे पहला, आप अगर वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करो। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर मन करे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, क्योंकि मैं शेयर करने के लिए आपको फोर्सफुली नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो। और अगर और भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स भी करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं कि अच्छा मुझे ये नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जब भी मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा मैं आपको जैव विविधता के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कोरोना पैंडेमिक लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने तरह तरह की गाइडलाइंस जारी की है, तो आप सभी लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो करो और
खुद भी सेफ रहो, अपने फैमिली को भी सेफ रखो। ठीक है, तो आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ो। अगली वीडियो में बहुत जल्द डालूंगा।